हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण की विधियाँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था शिक्षण के सूत्र, जो कि वीडियो हमने अच्छे से डिस्कस किया था, अच्छे से समझा था कि शिक्षण के सूत्र क्या होता है और जो पढ़ने में शिक्षण के सूत्र में किस प्रकार सहायता ली जाती है। उसकी जो वीडियो है हमने प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, आपकी जो है शिक्षण अधिगम से संबंधित डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अपडेट टेट सी टेट करके आप जो सर्च करेंगे वो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको शिक्षण अधिगम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको जो है आपकी शिक्षण अधिगम की सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, बहुत अच्छी से समझा गया है उसको। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, जो आपकी जो प्रविधियाँ किस प्रकार में शिक्षण में हमें सहायता करती हैं, इसको हम देखेंगे। दोस्तों, जितनी भी हमारी शिक्षण प्रविधि है इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, जैसे कि प्रश्नोत्तर प्रविधि है, आपकी विवरण प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, और इसके अलावा बात करें व्याख्यान प्रविधि है, और आपकी जो है स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि और निरीक्षण अवलोकन है, उदाहरण विधि है, और खेल गतिविधि है, और प्रयोगात्मक कार्य विधि, और वाद विवाद, और जो है आपकी कार्यशाला प्रविधि। इसके अलावा आपकी है भ्रमण प्रविधि और समूह चर्चा प्रविधि। दोस्तों, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शिक्षण प्रविधियाँ होती क्या हैं इसको हम समझेंगे सबसे पहले। जैसे देखिए, हम सभी की विद्यालय महाविद्यालय स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे। उनकी पढ़ाई गई विषय वस्तु हमें आज तक याद है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का ढंग इतना अच्छा तथा सरल था कि उन पाठों को हम आज तक अपने छोटों को आसानी से समझा लेते हैं। ये पढ़ाने का तरीका ही शिक्षण विधि कहलाता है। दोस्तों, जो आपकी जो शिक्षण कराने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वह इस प्रकार होना चाहिए कि जो है बच्चे को जो भी हम पाठ्य वस्तु से पढ़ाएं उसको वह समझ आ सके, वह उसको कंठस्थ कर सके एवं उसमें जो है निपुण हो सके। देखिए, शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। और पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षा प्रविधि द्वारा ही किया जाता है। और कितने अच्छे से हम उसको पढ़ा सकते हैं, इसके तरीके और जो है आपके निर्धारण, सब कुछ इसी से शिक्षण प्रविधि के द्वारा ही हम जो है निर्णय करते हैं। अब देखिए, परिभाषा थ्रिंग्स के अनुसार इसमें हम बात करेंगे शिक्षक प्रविधियों के द्वारा अपने छात्र को कार्य करने की योग्य बनाता है और स्वयं एक दर्शाने में लगा रहता है। और इस कार्य को कैसे किया जाएगा, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे करें। MP मॉफेट के अनुसार है, शिक्षण प्रविधियां का प्रयोग शिक्षण द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है, जिसे हम प्रविधि कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। देखिए, आप सबसे पहले जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान को जो है जगत संवर्धित किया। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षण अपनी समस्त शिक्षण योजना का नियोजन रूप दे सकता है। देखिए, पारकर के अनुसार है, प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त जो है क्रियाओं की कुंजी होते हैं। देखिए, वास्तव में प्रविधि का जन्म जाता सुकरात को कहा जाता है। दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर विधि है इसका जन्म जाता है वह जो हम लोग कहेंगे सुकरात को कहेंगे, और इसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह बार बार पूछा भी जाता है आपका जो है यूपी टेट में और जो है सी टेट में यह प्रश्न आता है। आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके जन्मदाता सुकरात थे। उन्होंने इनको 3 सोपान बताए हैं: निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। देखिए, माता पिता, नाना नानी जो हमें प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन तरीकों को क्या कहते हैं, इनकी जांच करें। प्रश्न विधि का महत्व क्या है? देखिए, प्रश्नों के रूप क्या हैं, जैसे क्या है, कब है, कौन है, क्यों है, कैसे, कहाँ, क्यों और कौन। जैसे कि देखिए, महत्व क्या है? जिज्ञासा है, रुचि, एकाग्रता, चिंतन है, पाठ विस्तार, समस्या समाधान और शिक्षण मूल्यांकन, नवीन ज्ञान की संबद्धकरण और सक्रियता और कक्षा अनुशासन। यह सब है जो आपकी प्रविधि के महत्व हैं। और प्रश्न प्रविधि को सहज एवं क्रमबद्ध होती है, इसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए, प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। आपका प्रश्न पूछने का तरीका है वह सरल हो और स्पष्ट हो। उसको जो है छात्र बच्चे को सब कुछ समझ आओ चाहिए कि हमने उससे क्या पूछा है और किस प्रकार से वह उसका आंसर दे सकता है। उसकी जो तर्क शक्ति है उसी के अनुसार हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबंध हो, जो आप प्रश्न पूछेंगे वह पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते आपने कोई लेसन पढ़ाया है और आप कहीं और का प्रश्न करें। अब देखिए, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, मतलब जो प्रश्न है वह सभी से एक पूछा जाए। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करना चाहिए। आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए उस प्रश्न का, और जो है आपका पाठ विस्तार से
होना चाहिए। अब देखिए, प्रशिक्षण शिक्षण के अनुकूल हो। प्रश्न है वह शिक्षण के अनुकूल का मतलब यह है कि जो अनुकूल मतलब उसकी तर्क शक्ति एवं जो आपको पाठ्य वस्तु है उसके अनुकूल ही आप प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब है यह है, पहले आप जो है आपका लेवल से पूछेंगे, छोटा पूछेंगे, फिर थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, इस प्रकार से उस क्रमबद्ध अनुसार आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, शिक्षण को विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक है जो, उसने जो भी पढ़ाया है और जो भी प्रश्न कर रहा है उसके बारे में उसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्नों के माध्यम से चलने वाली शिक्षण प्रभावशाली होता है। यूँ कहें कि प्रश्न शिक्षक के लिए अच्छे साथी के रूप में सहयोग दे सकते हैं। काउलर ने कहा है कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। दोस्तों, यह काउलर का कथन है। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा होती है। उत्तर प्राप्त निकलवाने की एक कला है और उत्तर देते समय निम्नलिखित तथ्यों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे उत्तर देते समय छात्रों को सीधे खड़ा होकर उचित स्वयं में बोलना चाहिए जो कि समझ आ सके। एक समय में एक ही छात्र उत्तर दें। इसके बाद उत्तर देने के लिए प्रतिभाशाली कमजोर दोनों छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें भेदभाव करें, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अशुद्ध व अस्पष्ट उत्तर एवं उत्तेजनक प्रतिक्रिया ना हो, उसके गलत होने के कारणों को शिक्षक अवश्य स्पष्ट करें। अगर छात्र या बच्चा किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी अशुद्ध या अस्पष्ट देता है तो शिक्षक का कार्य बनता है कि वह स्पष्ट रूप से उसको बताए और समझाए कि इसका मतलब यह होता है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। सही उत्तर की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि अन्य छात्र भी प्रेरित हो सकें। अगर वह किसी भी जो है प्रश्न का उत्तर देता है तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे तो उसको और अच्छा लगेगा और वह जो है आगे पढ़ने की ओर भरसक प्रयास करेगा। जटिल प्रश्नों के उत्तर शिक्षक स्वयं पाठ सामग्री से स्पष्ट करे और उत्तर खोजने का अवसर दिया जाए। दोस्तों, उनसे स्पष्ट जो है उत्तर पूछा जाए और जो शिक्षक उसको स्वयं अपनी पाठ सह सामग्री है जो अपने अनुसार उसको समझाना चाहिए और उत्तर खोजने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि उससे प्रश्न पूछें और उससे कहें कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो वह जो है अपना उस प्रश्न की खोज में लग जाएगा और जब वह प्रश्न खोजेगा तो उसके दिमाग में जब प्रश्न मिल जाएगा तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। स्पष्ट है कि उत्तर विधि की अधिगम प्रक्रिया की दिशा बोधक हो। पशु एवं उनके उपयोग के बारे में शिक्षण करना है तो प्रश्नोत्तर विधि की रूपरेखा पर विचार करें। देखिए, A के अग्रवाल ने कहा है, छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला एक शिक्षक अपनी पाठ्य रूपी इमारत खड़ी करता है और अपनी अभिष्ट सिद्ध करता है। इसी प्रकार हम दूसरे नंबर का देखेंगे। अब विवरण विधि क्या होता है? शिक्षक की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे जो है कथन विधि भी कहते हैं। इससे ज्ञात से अज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण, विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यह विवरण। तो दोस्तों, शिक्षक को यह सब बताना चाहिए। अगर आपने उससे ताजमहल का प्रश्न पूछा है तो वह ताजमहल के बारे में जो कुछ भी बता पाता है तो आपको वह सब कुछ बताना चाहिए कि ताजमहल किस लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था और कहाँ है। तो यह आप उसको जो है विवरण विधि की माध्यम से बता सकते हैं। विवरण की उपयोगिता क्या है और अनुभव के अनुरूप बोध प्रश्न और जो है तथ्यात्मक ज्ञान, मानसिक क्षमता और ध्यान केंद्रीकरण, आप इससे तथ्य हैं इनकी। देखिए, डॉक्टर रविशंकर मेमन ने कहा है, विवरण से तात्पर्य है क्रमानुसार वर्णन से प्रक्रिया से है। तो मतलब जो अब विवरण देते हैं किसी चीज़ का क्रम अनुसार, वही तो विवरण की प्रविधि कहलाता है। विवरण प्रविधि करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। विषय वस्तु से स्पष्ट संबंध हो, जो भी आप विवरण दे रहे हैं उसका वह विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। विवरण सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए। विवरण चित्र, मॉडल से आमपट के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अगर बात करें, विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, खंडों में प्रस्तुत हो, विवरण छात्र स्तर से अनुकूल हो और विवरण के अंत में एक दो प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि वह किस प्रकार से सीख रहा है और कैसा जो है प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब देखिए, आपका 30 नंबर का आता है विवरण विधि। शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है और ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रिय भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। देखिए, वर्णन प्रविधि को प्रस्तुत करने के तरीके क्या हैं। चित्रों या मॉडल के द्वारा आप उसको जो है वर्णन प्रविधि करवा सकते हैं, यानी कि आप चित्र या मॉडल दिखाकर उसके बारे में बता सकते हैं। यदि आप ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का आप जो है चित्र उसको दिखाकर उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं भ्रमण प्रविधि द्वारा। यदि आप उसको किसी भी इमारत के बारे में बताते हैं तो आप उसको वहाँ ले जाकर और उसका अध्ययन अच्छे से करा सकते हैं, उसको करके या प्रयोग करके। यदि आप जो भी उसको अपने जो भी
किसी भी कार्य के बारे में बताते हैं तो आप उसको करके सिखाइए और प्रयोग के द्वारा, यानी उससे आप प्रयोग भी करवा सकते हैं, इसको बनाकर दिखाइए तो है आप उसकी इसके द्वारा भी सिखा सकते हैं। इन्हें भी जाने, वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है। विवरण सतही होता है। वर्णन में विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, यानी वर्णन में संगोपांग चित्रण होता है। यह मौखिक लिखित दोनों तरह से किया जाता है। और विवरण की आगे की स्थिति वर्णन होती है। इसका स्वरूप संश्लेषण होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक को कुछ बातें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वर्णन विषय वस्तु से संबंध होना चाहिए। दोस्तों यह जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि जो भी है प्रश्न पूछे हैं, अगर विवरण दें या वर्णन प्रविधि करें तो उसका जो है विषय वस्तु से संबंध होना चाहिए, तभी वह जो है अच्छा अध्ययन करेगा। वर्णन की भाषा शैली सरल व स्पष्ट हो, भाषा है वह सरल होना चाहिए और बच्चे को समझ आना चाहिए। वर्णन समग्र रूप से किया जाए, जो है अगर आप किसी भी बारे में बताते हैं तो उसका जो है विश्लेषण है वह समग्र रूप से किया जाए, ताकि वह कुछ बातें याद रख सके। वर्णन क्रमबद्ध और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, और जो जिसके बारे में बताते हैं वह क्रमबद्ध होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। यदि आप किसी के बारे में बताते हैं तो उसको वही टॉपिक बताएं जो कि ज़रूरी है, और जो फालतू की जो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वर्णन इस तरह अनुकूल होना चाहिए, मतलब उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, जितनी उसकी क्षमता है उसी प्रकार से होना चाहिए। अब देखेंगे आपका व्याख्या विधि प्रविधि क्या होती है। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें पर समास को लें, इसे समझाना तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस, यानी सम का अर्थ होता है समीप और पास का अर्थ होता है बैठना। जिस प्रक्रिया में संक्षिप्तीकरण किया जाए या दो अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण माता पिता शास्त्र अनुकूल, इन फिर पदों का विग्रह करके बताएंगे आप। और राम लक्ष्मण माता और पिता शास्त्रों में कुशल। उपयुक्त से स्पष्ट है कि व्याख्यान विधि में किसी भी प्रश्न को विस्तार से समझाना ही जो है आपका व्याख्या विधि कहलाता है। देखिए इसे भी जानें। व्याख्या से पहले उद्देश्य का निश्चय कर लें। व्याख्या इस तरह अनुकूल हो, व्याख्या सरल व स्पष्ट होना चाहिए। व्याख्यान देते समय शिक्षक रुककर प्रश्न पूछकर ज्ञात करें कि सीखने की प्रक्रिया हो रही है। फिर हम देखेंगे, हालांकि एक तरफा संप्रेषण है, इसे रुचिकर व उपादेय बनाया जा सकता है। देखिए यदि व्याख्यान से पहले उद्देश्य निश्चित कर लें, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको पहले एक प्लानिंग के साथ पढ़ाना चाहिए कि वास्तव में हमें करना क्या है। फिर इसके बाद जो है फिर देखिए व्याख्या इस तरह अनुकूल होना चाहिए, सरल व स्पष्ट होना चाहिए। व्याख्यान देने के पहले शिक्षक रुचिकर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया हो रही है। व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्रों, मॉडलों, उदाहरणों व तुलना के तरीकों से समावेश करना चाहिए। व्याख्यान नीति के पढ़ाते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान आधार पर नवीन चीज़ों को जानने और समझने की ओर प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए आगे, अब देखेंगे व्याख्यान विधि से लाभ क्या क्या होते हैं। अगर जटिल दुरूह विषय का ज्ञान हो जाता है इससे हमें आसानी से, और विषय का सरलीकरण इससे हो जाता है, और जो है स्वाध्याय की भावना यानी कि अपने आप से पढ़ने का जो है मन होने लगता है। और देखिए पाठ के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है, अधिकतम सूचना तत्वों का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार किसी भी टॉपिक को लेकर उसका हम व्याख्यान करेंगे विविध तरीका से या विवरण से, तो उसका जो है सूचना है वह हमें अधिक से अधिक जो उसके बारे में हमें पता चलेगी। इस प्रकार हम देखेंगे स्पष्टीकरण जो है आपकी प्रविधि, इसको हम इसमें देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए किसी वस्तु विषय घटना को अच्छी तरह समझना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम में आती है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर ले और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करे। इसके लिए चित्रों, मॉडलों, श्यामपट्ट लेखन को माध्यम बनाया जा सकता है। स्पष्टीकरण विधि से शिक्षण की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, ताकि उसे समग्र रूप से अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के तौर पर सौर मंडल पढ़ाना है अगर तो सौर मंडल का अर्थ, ग्रह, तारे, समूह स्पष्ट करना, फिर उस प्रत्येक ग्रह के तारों की स्थिति बताना, प्रत्येक को स्पष्ट के रूप में समझना होगा। इसके लिए चित्र, मॉडलों का सहारा भी लेना अति आवश्यक बन जाता है, क्योंकि इससे चित्रों के द्वारा, मॉडलों के द्वारा उसको बताएंगे तो वह अधिक से अधिक उसको जो है स्टडी मटेरियल अपने अंदर जो है प्रोवाइड कर पाएगा। इसके बाद देखिए पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बचत करके उसे तार्किक क्रम में नियोजित कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो जो भी
है, उसको पाठ्य वस्तु है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पढ़ाएंगे, तब जाके वह समझ पाएगा। इसके बाद देखिए स्पष्ट और सरल भाषा में हम पढ़ाएंगे, विषय वस्तु को भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझाएंगे, जहाँ पे वह अटक रहा है उसी पक्ष को हम जो है अच्छे से समझाएंगे। शिक्षण विधि की अन्य विधियाँ का प्रयोग किया जाएगा, जो है हम प्रविधि का प्रयोग करेंगे। स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न पूछेंगे, जब हम यह जो है आपका स्पष्ट कर देंगे, इसके बाद हम उससे प्रश्न पूछेंगे, जब हमें पता चल पाएगा कि वास्तव में उसकी समझ में कितना आया है। अब देखिए प्रत्येक पहलू का ज्ञान हो सकता है इससे, और क्रमबद्धता एवं तार्किकता बन सकती है, ज्ञान समग्रता हो सकती है, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान हमें इससे प्राप्त हो सकता है। अब देखिए कहानी कथन विधि। एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी ने अपनी दादा नानी एवं दादी से सुनी होगी, और उसमें बताई गई बातें हमें सभी को याद भी हैं, और यही विधा कहानी कथन विधि कहलाती है। दोस्तों अगर कोई भी आपका पाठ्य वस्तु चैप्टर है, उसको अगर आप कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो दोस्तों आप जो भी बच्चे हैं वह इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा बचपन में आप दादी या जो है माँ या नानी किसी आपने जो कहानी सुनी कि वह आपको आज भी याद होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम कहानी कथन है, इसके द्वारा हम जो है अच्छे से अपना जो पाठ्य वस्तु है उसको हम कंठस्थ कर सकते हैं। कहानी कथन का महत्व क्या है? देखिए एकाग्रता है, कल्पना शक्ति का विकास है। एकाग्रता यानी कहानी सुनेंगे तो आप बहुत ही चित्त लगा के सुनते हैं। कल्पनाशीलता यानी कि जब आप कहानी सुनेंगे तो उसके बारे में आप सोचेंगे। अधिगम की तीव्रता यानी आप उसको और अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए कहानी कथन इस तरह अनुकूल होने चाहिए, जिस प्रकार का आपका पाठ्य वस्तु है उसी से अनुकूल कहानी होनी चाहिए। कहानी कथन की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए जो बच्चों समझ सकें। कहानी कथन में प्रसंगानुसार हाव भाव आरोह अवरोह अपने हिसाब से आपको करना चाहिए। जिस प्रकार का वहाँ पे जो कथन है और आप उसी प्रकार का जो है हाव भाव एवं जो है मुखौटा करेंगे। और कहानी कथन के साथ पाठ सहगामी उचित का प्रयोग होना चाहिए। जो है पाठ है उसी प्रकार का कहानी होनी चाहिए। कहानी कथन के बाद अधिगम करता है बोधगम्यता के प्रश्न पूछे जाएं। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि। देखिए यह तथ्य पूरी तरह स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल वस्तुओं घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली होगा। वास्तव में किसी वस्तु स्थान कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने को ही अवलोकन कहा जाता है। सभी विषयों में विशेषकर विज्ञान, कृषि एवं समाज विज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी है। समझना परखना ही इस विधि का मूल तत्व है। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी है। देखिए विधि करते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। अवलोकन निरीक्षण की प्रक्रिया क्रमबद्धता होनी चाहिए। और आगे देखेंगे कब कहाँ किसका और क्या कैसे अवलोकन करना है यह छात्र को पता होना चाहिए। उद्देश्य का पूर्ण निर्धारण जरूरी है। छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में अवलोकन निरीक्षण करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण के बाद उसकी व्याख्या लेखन करनी चाहिए। अब देखिए उदाहरण, जैसे कि किसी कठिन गूढ़ या घटना वस्तु को सामग्री प्रसंगों के अनुभव के द्वारा उदाहरण व्यक्त करना। जैसे कि देखिए सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान उदाहरण देकर बच्चों को राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है। एस के कोचर के अनुसार है उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमानचित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिप विचारों को वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन सब विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वाले की भावनाओं कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं और वह सही ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। देखिए इस प्रकार यह उदाहरण है, आप इसको समझ सकते हैं। आप देख लीजिए अपने हिसाब से। हम देखेंगे आगे। देखिए उदाहरण विधि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे आप। उदाहरण सरल स्पष्ट होना चाहिए, उदाहरण में विविधता होनी चाहिए, उदाहरण स्तरानुकूल होना चाहिए और पूर्व ज्ञान से संबंधित व रुचिकर हो, सरल व कठिन ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख हो। खेल विधि स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने मूल रूप से व्यक्त करते हैं। देखिए हायुजेज के अनुसार है वह विधि जो बालकों को उत्साह सीखने के लिए क्षमता देती है, जो उनमें स्वाभाविक रूप में पाई जाती है, प्राकृतिक वह खेल विधि कहलाती है। दोस्तों खेल एक ऐसी विधि है जिसमें हर एक बच्चा रुचि लेता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको हम आगे देख रहे हैं। समूह चर्चा विधि।
अब देखिए, किसी विषय पर एक से अधिक लोगों का चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहलाती है। इस विधि के शिक्षण करने से सुनने समझने का कौशल विकसित होता है, जैसे सामाजिकता, लोकतंत्रता, ज्ञानवर्धन और स्वतंत्रता। देखिए इसके बाद हम देखेंगे आपका जो है ध्यान तब विद्यु, जिसको ध्यान देने योग्य बातें हैं। चर्चा का विषय स्पष्ट होना चाहिए। चर्चा का माध्यम एक भाषा ही होनी चाहिए। चर्चा में अधिक छोटे छोटे समूह बांट देना चाहिए। आवश्यक विवाद ना हो। शिक्षक पर बात के प्रति जागरूक रहें। चर्चा के अंत में प्रश्न पूछकर बोधगम्य का पता लगाना चाहिए। अब देखिए, प्रयोगात्मक विधि नाम से स्पष्ट होता है, जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इस विधि का आकार वैज्ञानिक एवं तार्किकता प्रयोग द्वारा ही शिक्षण छात्र में सक्रिय एकाग्र रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों, जो खुद करके सीखे वही प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रयोग विधि का उपयोग। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। वस्तु कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, वस्तु का आकार, छूने पर कैसी, ये सब जो है उपयोग हैं। बस देखिए, वस्तु हल्की भारी ना हो, इन्हें भी जाने। प्रयोग की विधि क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए। ज्ञान प्रतिक्रिया दो तरफा होना चाहिए और आप इसको जिज्ञासा पूर्ति में सहायक देख सकते हैं। दोस्तों, एक और है वाद विवाद विधि। महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता। इस विषय पर पक्ष महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है, दूसरा पक्ष नहीं जरूरी है। जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, अलग अलग मत होते हैं, दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलता है, इस विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, यह जो इनसे बात करेंगे, यह इससे इनसे बात करेंगे, यही वाद विवाद कहलाता है। और इसके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। प्रसंग या तत्व को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। जिज्ञासाएं शांत होती हैं। नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। मानसिक विकास के लिए उपयोगी है और माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा लगी महत्वपूर्ण है। सुनने बोलने का कौशल विकसित होता है। जब आप जो है अब बात करेंगे एक दूसरे से, तो सुनने और जो बोलने का कौशल विकसित बिल्कुल होगा। कक्षा में अनुशासनिक जिम्मेदारी, पक्ष विपक्ष में विचार करके व्यक्त करना सीखें। इसी प्रकार हम देखेंगे आपका वर्कशॉप टेक्निक। इसके बाद हम जो चैप्टर है आपको उसको देखेंगे। तो दोस्तों, हमने आज देखा शिक्षण की प्रविधियाँ और इसको अच्छे से डिस्कस किया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सब अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। और आपकी चैप्टर वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके और एक एक वीडियो देख सकते हैं। और जो है टेट सीटेट एवं आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए।